ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। मित्रों, आज चर्चा करते हैं लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे निकट आ रहे हैं वैसे वैसे टिकट के दावेदार जो प्रत्याशी हैं वो नए नए प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। और नए नए लोग जो है टिकट भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने के लिए प्रयासरत हैं। तो आइए इसी कड़ी में आज हम सागर संसदीय क्षेत्र के में पहुंचे और सागर संसदीय क्षेत्र में जो एक नाम बहुत बहुचर्चित नाम आज उभर कर आ रहा है कि उनसे भी हमने बात की। सीधे हम उनके पास पहुंचे और उनसे बात की कि भाई आप जो है चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और आपको क्या बीजेपी टिकट देगी। क्योंकि सांसद राज बहादुर सिंह हैं तो संभावना होती है कि पूर्व सांसद को पहले प्राथमिकता होती है, परंतु लोग अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में श्री आर डी बड़ौनिया जो एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनका नाम भी आजकल बड़े जोर शोर से चल रहा है कि वो टिकट की दावेदारी सागर संसदीय क्षेत्र से कर रहे हैं। तो मैं आज पहुंचा उनके पास और उन्होंने मुझे सहर्ष टाइम दिया और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपकी मुलाकात कराता हूं श्री आर डी बड़ौनिया से, जो सागर लोकसभा क्षेत्र से संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के एक संभावित उम्मीदवार हैं। जानते हैं कि उनका क्या विजन है सागर के और देश के विकास के लिए। ये हम आपको ले चलते हैं सीधे बड़ौनिया, आर डी बड़ौनिया के पास। चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको मिलवाता हूँ प्रतिष्ठित सीए हैं श्री आर डी बड़ौनिया, जो हमारे साथ हैं। और आजकल बड़ा नाम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक विज़न है कि वो चाहती है कि ऐसे लोगों को राजनीति में लाया जाए जो मैनेजमेंट से जुड़े हों, फाइनेंस से जुड़े हों या कोई आईआईटीएन बैकग्राउंड हो। ऐसे लोगों को बीजेपी बहुत तेजी से जोड़ने का प्रयास कर रही है ताकि देश को विकसित राष्ट्र बना सके। तो मोदी जी का जो स्वप्न है, उसी स्वप्न को साकार करने के लिए हमारे प्रतिष्ठित सीए हैं जो काफ़ी अच्छा उनकी प्रैक्टिस चलती है, वो राजनीति में आने का प्रयास कर रहे हैं और सागर संसदीय क्षेत्र से अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, आपसे उनसे सीधी बात कराता हूँ कि वो इतना अच्छा अपना बिजनेस है, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, काफ़ी अच्छा बिजनेस चलता है, उसके बाद वो राजनीति में क्यों आना चाहते हैं और उसका क्या कारण है। तो आइए सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमारे मित्रों को बताएं कि आप ऐसा क्या है कि जो आप राजनीति में आना चाह रहे हैं। नमस्कार दीक्षित जी, और आपके दर्शकों के लिए भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी आप एक प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और राजनीति में क्यों जा रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ या चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी मोदी जी का अपन मिशन देख रहे हैं कि ये लोग पढ़े लिखे लोगों को और समाज सेवियों को राजनीति में राजनीति से जोड़ना चाह रहे हैं। तो चूंकि मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं केंद्रीय कानूनों को तो जानता हूँ और चूँकि बहुत लंबा अनुभव हो गया है प्रैक्टिस में, तो मुझे कुछ समस्याएँ भी पता रहती हैं। तो इन समस्याओं को पूरा कैसे कर पाऊँगा, मोदी जी के साथ में पॉलिसी मेकिंग में कैसे अपनी सहभागिता दे पाऊँगा, इसी वजह से ये सब मेरा मनोबल बढ़ा, मेरा विचार हुआ। इस कारण से मैं भारतीय जनता पार्टी से अपने संसदीय क्षेत्र सागर के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे को जानकारी है कि आपके पिताश्री सरपंच रहे हैं, काफ़ी लंबे समय सरपंच रहे हैं और आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। आप भी आरएसएस की शाखा में काफ़ी लंबे कई वर्षों से लगातार जाते हैं और आरएसएस की कार्यशैली से आप कैसे प्रभावित हैं और उसके बारे में क्या आरएसएस कार्य करता है। यस, दीक्षित जी, आपने सही कहा कि हमारे जो पिताजी लोग हैं वही आरएसएस से जुड़े थे, और मैं संघ से सही बताऊं कब से जुड़ा हूं मुझे खुद पता नहीं है, क्योंकि बहुत ही बचपन में मैंने ध्वज प्रणाम कर लिया था। और संघ में ध्वज प्रणाम करते साथ ही आपका मान लिया जाता है कि आप संघ से जुड़ चुके हैं। और संघ से प्रभाव की बात है कि संघ से आप क्या सीखे हैं। संघ एक संस्कारों की नर्सरी होती है,
यहाँ बहुत छोटी-छोटी बातें अनुशासन और राष्ट्रवादिता सिखाई जाती है। लोग उसके बारे में अच्छे से समझते नहीं हैं, तो कई बार लगता है उन्हें कुछ कट्टरता सिखाई जाती होगी, जबकि उधर ऐसा कुछ नहीं होता है और बहुत संस्कार दिए जाते हैं, अनुशासन सिखाए जाते हैं, राष्ट्रवाद की बातें होती हैं, राष्ट्रवाद के गीत गाए जाते हैं, खेल-कूद होते हैं ताकि स्वस्थ भारत रहे, स्वस्थ शरीर में भगवान का वास होता है, सभी स्वस्थ रहें। ये सब छोटी-छोटी बातें हमेशा सिखाई जाती हैं। समय-समय पर उधर बौद्धिक होते हैं, बाहर से वक्ता आते हैं, तो उधर सीखने के लिए बहुत है, उधर मैंने बहुत कुछ सीखा। इसी कारण मेरे में राष्ट्रवादिता आई और आरएसएस के जो संस्कार हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा चाहता हूँ कि अब राजनीति में भी जाऊँ। एक मोदी जी का विजन है, आप तो सीए हैं तो हम उनसे आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जी, मोदी जी का विजन है कि वो देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और 5 ट्रिलियन जी, इकोनॉमी की बात करते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तैयार करेंगे और देश में अगले 5 सालों में 5 ट्रिलियन तक इसको ले जाएंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इसको कैसे 5 ट्रिलियन तक ले जाया जा सकता है और आपका इसमें क्या प्रयास रहेगा यदि आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, तो किस तरह से आप इसमें मोदी जी के विजन को पूरा करने में अपना योगदान देंगे? दीक्षित जी, जैसे अभी आप देखते हैं कि एक मेक इन भारत नाम से मोदी जी ने पहले कार्यकाल में ही इसकी शुरुआत कर दी थी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है 5 ट्रिलियन तक कैसे पहुंचती है। तो उसके लिए छोटे-छोटे उद्योगों के लिए बहुत बढ़ावा दिया गया है, जो एमएसएमई सेक्टर कहलाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, उनका विस्तार हुआ है। अब चूँकि मैं प्रैक्टिस में हूँ, व्यापारियों, व्यवसायियों, मैन्युफैक्चरर्स के बीच में रहता हूँ, मैं उनकी छोटी-छोटी समस्याएँ जानता हूँ कि वो कहाँ पीछे रह जाते हैं। तो मेरा योगदान यह रहेगा कि उनको जो परेशानियाँ जाती हैं, उनकी परेशानियों को दूर कैसे किया जाए, उनका व्यवसाय, व्यापार कैसे बढ़े। नेचुरली जब उनका व्यापार, व्यवसाय बढ़ेगा, तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई सप्लाई बढ़ेगी तो साथ में डिमांड भी बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो भारत जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त करेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके बारे में कि आपने टैक्स कलेक्शन में बहुत बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया है और सागर में आप अग्रणी सीए हैं। तो संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए आपका क्या विजन है? यदि आप जैसे टिकट का दावेदारी कर रहे हैं सागर लोकसभा से, तो आपका उसके विकास के लिए क्या विजन है? विकास के लिए दीक्षित जी, एक विज़न तो ठीक है, विज़न मैं बता रहा हूँ आपके लिए। उसके पहले मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करूँगा, मुझे जनप्रतिनिधि बनना पड़ेगा। लोग जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो उसके बाद में फिर बहुत आन-बान-शान से रहते हैं। यदि मुझे बीजेपी ने अवसर दिया और ऊपर भगवान का आशीर्वाद मिला और आप लोग की साथ सभी लोगों की शुभकामनाएँ रहीं, तो पहले तो मैं कोई ये इस प्रकार का जनप्रतिनिधि नहीं बनूँगा, जो अपनी आन-बान रखता है। मैं अपनी प्रति जो गरिमा रहती है, वो बहुत शालीन रखूँगा और मैं स्वयं सभी विभागों के चक्कर काटूँगा, सभी विभागों में आवेदन दूँगा कि हमारे सागर में इस चीज़ की कमी है, आप इसको पूरा कीजिए, आईआईटी लग सकती है। जब खड़गपुर और रुड़की जैसे छोटे शहरों में आईआईटी खोली जा सकती है, तो सागर जैसे संभाग स्तर के प्लेस पे क्यों नहीं खोली जा सकती है? सबसे पहला मेरा दावा रहेगा, आईआईटी खोलिए, आईआईएम खोलिए, ट्रिपल आईटी खोलिए और जितने भी बड़े-बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसको लाएँगे और सब मेरा सबसे बड़ा प्रयास रहेगा कोई एक बड़ा भारी उद्योग लगाया जाए। भारी उद्योग जैसे बीना में लगा था बहुत समय पहले, तो बीना साइड के लोगों को रोज़गार मिला है। अब उसी के समकक्ष कम से कम एक इंडस्ट्री की दरकार और है सागर में, तो भारी उद्योग को हम कैसे सागर में ला पाएँगे, हम उसका पूरा प्रयास करेंगे और पहले महीने से ही प्रयास करेंगे और मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से फ़ॉलो अप करूँगा, ना कि मैं किसी पीए या किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करूँगा। और नियमित रूप से मैं मोदी जी के पास जाऊँगा, उनसे निवेदन करूँगा, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री लाऊँगा। मुझे खुशी होगी कि सागर के चारों तरफ सागर लोकसभा क्षेत्र में इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री लगे और उसके लिए सारे अनुभव, सारे ज्ञान अर्पण कर दूँगा और मुझे विश्वास है कि 6 महीने के अंदर ये सब लाइन दिखने लगेगी। धन्यवाद। और ये आपने आईआईटी, आईआईएम की बात की। सागर में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो डॉक्टर सर हरीश गौर ने अपने पैसे से बनवाई है जी, और अब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है। जी। डिफेंस का बहुत लैंड है यहाँ पे। क्या डिफेंस के लिए आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान सागर में नहीं खुलना चाहिए? और यदि डिफेंस के लिए आईआईटी और आईआईएम खुलते हैं यहाँ पे, तो हम उसमें वेपन्स जहाँ दूसरे देश से ड्रोन मंगा रहे हैं, दूसरे सामान मंगा रहे हैं, तो इस तरह से हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। तो क्या हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते? दीक्षित जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया और मेरे मन में यह विचार भी है कि चूँकि सागर और ढाना अपना पूरा
आर्मी माहौल है, डिफेंस माहौल है, इधर कैंट में भी है, कैंट जहाँ रहता है वो आर्मी एरिया ही रहता है। तो मेरे मन में यह भी विचार है कि यहाँ पर ऐसी कोई इंडस्ट्री लाई जाती है जहाँ डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्शन हो सकते हैं, खासकर आर्म्स के हो हाँ, सकते हैं, ड्रोन्स हाँ हाँ बन ड्रोन, सकते हैं। कई चीज़ें बन सकती हैं। जब ये इधर बनेंगी, क्योंकि अपने इधर जगह भी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो उसका इस्तेमाल करके ऐसे भी प्रोजेक्ट लाने में मेरा प्रयास रहेगा कि इधर ऐसी इंडस्ट्री आए और सीधा पर यहाँ से एक्सपोर्ट हो। और मेरी कोशिश रहेगी कि सागर में एक कस्टम ऑफिस भी खुले ताकि सीधा यहाँ से एक्सपोर्ट हो सके। मैं एक देखता हूँ, गाड़ी देखता हूँ जिसमें लिखा है अपनत्व सेवा समिति, एनजीओ का है मेरे ख्याल से। वो उसमें अपनत्व सेवा समिति के माध्यम से आप शायद चलाते हैं उस एनजीओ को, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ये अपनत्व सेवा समिति क्या करती है और कब से इसके लिए आप कार्य कर रहे हैं? आ, दीक्षित जी, अपनत्व सेवा समिति एक गैर लाभकारी और एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया था हम लोगों ने, और उसका मुख्य उद्देश्य था कि किसी गरीब परिवार में गमी हो जाती है, किसी गरीब परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग निःशुल्क अंत्येष्टि करते हैं, लकड़ी प्रदान करते हैं, मटकी प्रदान करते हैं, कफन, मतलब ए टू जेड जो भी सामग्री लगती है अंत्येष्टि में, वह सामग्री प्रदान करते हैं। और 2 दिन तक निःशुल्क पूरे परिवार के लिए हम लोग खाना खाना भेजते हैं। ये मुख्य काम है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन बैकग्राउंड में चलता है। और अच्छे हज़ारों की तादाद में हम लोग इस प्रकार के लोगों के परिवारों की मदद कर चुके हैं, ये चल रहा है। फिर अभी हम लोगों ने लगभग 8-10 साल पहले एक शव यात्रा वाहन भी ले लिया था। तो शव यात्रा वाहन में क्या, वो शमशान घाट ले जाने के लिए जो डेड बॉडी ले जाने के लिए आवश्यकता होती है, वो वो स्वर्ग रथ नाम दिया है, स्वर्ग रथ काम में आता है, और वो सारी सेवाएँ हम लोग समाज को निःशुल्क रूप से देते हैं। और इसके अलावा हम लोग ने डेड बॉडी फ्रीजर भी रखा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं आजकल बच्चे के लोग बेंगलोर में, पूना में, विदेशों में हैं, तो जल्दी नहीं आ पाते हैं, और इधर किसी की मौत हो जाती है तो डेड बॉडी को फ्रीज करने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने अपनत्व सेवा समिति ने वो उसकी सुविधा भी दी है, और वो हम लोग निःशुल्क पहुँचाते हैं घर, और ये सारी व्यवस्थाएँ कराते हैं। नहीं, मैं देखता हूँ और लोग काफ़ी इसकी तारीफ़ करते हैं, जो स्वर्ग रथ है जी। और अपना सेवा समिति के जो भी वाहन आप उपलब्ध कराते हैं, तो लोग बाग इसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं और ये काम निश्चित रूप से आपका बहुत सराहनीय है। ये आप कितने सालों से कर रहे हैं? दीक्षित जी, ये काम हम लोगों ने 2013 से स्टार्ट किया था, लगभग 11 साल हो गए हैं, मतलब 2013 की स्टार्टिंग में ही कर लिया था, तो कर रहे हैं। उसके पहले भी हम लोग एक एनजीओ बनाया था, उसका नाम दिया था जन दायित्व दास सोशल वेलफेयर सोसाइटी। उसमें कुछ ऐसे काम किए थे कि किसी को कोई समस्या है, किसी के इधर नाली नहीं बनी, किसी के इधर रोड नहीं बना, किसी नगर पालिका में काम नहीं हो रहा है, तो वो बनाई थी। लेकिन चूँकि उस टाइम बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं थे, तो वो समिति बहुत सफल नहीं हो पाई, लेकिन उसमें भी अच्छे काम किए थे। लेकिन उसके अनुभव लेकर हमने फिर अपनत्व सेवा समिति बनाई, और वो बहुत सफलतापूर्वक चला रहे हैं, और उसमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। और आशा भगवान से हमारी प्रार्थना है कि वो संस्था इसी प्रकार अब से चलती रहे। मैं अंत में ये जानना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी जो है भारत के बीजेपी के सर्वेसर्वा ही कहेंगे, या मैं तो कहूँगा जेपी नड्डा साहब, जो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको आपको टिकट क्यों देना चाहिए? आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और आपको मान लीजिए मौका मिले कि इसको टिकट दें, किसको ना दें, तो मतलब आपको टिकट क्यों देना चाहिए? आपका क्या इसमें वो है, अपना पक्ष क्या है कि आप उस के आधार पर अपना टिकट की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं? अ, सही कहा दीक्षित जी आपने। मैं जो टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत मेरिट्स के आधार पे माँग रहा हूँ। क्योंकि बीजेपी चाह रही है कि प्रोफ़ेशनल टाइप के लोगों को टिकट दें, समाजसेवी टाइप के लोगों को टिकट दें, तो मैं उस कैटेगरी को बिलॉन्ग करता हूँ। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को पहचानेगी और मेरे बायोडाटा पर ध्यान देगी, क्योंकि मैं कोई ट्रेडिशनल नेता नहीं हूँ, और ना शायद मैं ट्रेडिशनल नेता वैसा बन पाऊँगा, ना ऐसे मेरे अंदर गुण हैं। लेकिन देश के लिए कुछ करने का मेरे पास विज़न है, और तो मोदी जी मेरे विज़न को पहचानेंगे, ऐसी मुझे आशा है। इस आधार पर मुझे टिकट मिलेगा। धन्यवाद वड़ोनिया साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, और ये गौरव की बात है कि यदि गैर राजनीतिक लोग जैसे भी हैं, मैनेजमेंट सेक्टर से हैं, सीए सेक्टर से हैं या अन्य सेक्टर से मैनेजमेंट के लोग आते हैं, तो निश्चित रूप से एक स्वच्छ राजनीति की परिपाटी प्रारंभ होगी। तो मैं बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ देता हूँ और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप इस कार्य में सफल हों, और मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दीक्षित जी, आपके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक, ठीक, हम बात करते हैं, जोड़ लेंगे।